कोई भी सीटेट हो, पोर्टफोलियो से प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता। पोर्टफोलियो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न आता ही आता है। कभी नहीं, आज तक एक भी सीटेट ऐसा नहीं हुआ जिसमें पोर्टफोलियो का प्रश्न ना आया हो। अब प्रश्न क्या है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इनमें से कौन से पॉइंट आपके सही होंगे वो चुन करके आप अपना आंसर देंगे कमेंट में। जल्दी से आप लिखेंगे अपना कमेंट में आंसर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे इसने बोला आपसे क्या कि रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर, रचनात्मक मूल्यांकन वो है जो पूरे साल भर चलता है। कल हमने बात करी थी, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, एक रचनात्मक। तो योगात्मक मूल्यांकन कौन सा है, जो साल के अंत में होता है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इसको समेटिव कहते हैं। किसको, योगात्मक वाले को समेटिव कहते हैं, और रचनात्मक वाले को फॉर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल्यांकन बहुत जरूरी टॉपिक है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन वो होता है जो पूरे साल भर निरंतर चलता रहता है। उससे क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। जैसे अभी हमने मूल्यांकन करा बच्चे का, तो हमें पता चल जाएगा कि पिछले एक हफ्ते में बच्चे ने क्या सीखा है, और उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, या कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं है जो बच्चे ने नहीं सीखे, तो वो हम दोबारा से उसको पढ़ा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो जो है वो एक बेहतरीन तरीका है मूल्यांकन करने का। क्यों ऐसा है, तो पोर्टफोलियो क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। हम जब बच्चा कोई भी काम करता है स्कूल में, क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई ड्राइंग बनाई, या फिर हमने उसको कोई टेस्ट करने के लिए दिया 10 क्वेश्चंस का, और उसने उस पर टिक लगा दिया या उसका आंसर लिख के दिया, तो ये सारा क्या है, रिकॉर्ड है बच्चे का। बच्चे से हमने मौखिक रूप से मान लो कोई टेस्ट लिया, उसमें कितने नंबर आए बच्चे के। बच्चे का कोई फिजिकल, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें बच्चे को कितने नंबर दिए। तो ये सारा रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन करना पड़ता है ताकि आपको पता रहे कि बच्चे में कितनी प्रगति हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले हफ्ते बच्चा 1 अंक के सवाल जोड़ना जानता था, फिर 10 दिन बाद वो 2 अंक के सवाल जोड़ना सीख गया। तो ये कैसे पता चलेगा, जब रिकॉर्ड रखा होगा तभी तो पता चलेगा। तो ये जो सारा रिकॉर्ड होता है, जितने भी पर्चे फाइल होते हैं आपके पास जो बच्चे ने बनाए हों, आपने उसके नंबर लिखे हों, ये सारा रिकॉर्ड जब आप एक रजिस्टर में रखते हैं तो उस रजिस्टर को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। रजिस्टर हो या फाइल हो, तो उस फाइल के अंदर आप बच्चे के सारे रिकॉर्ड रखते चले जाते हैं। जब साल शुरू होता है, एडमिशन होता है बच्चे का, तब से लेके और डेली डेली जितने भी रिकॉर्ड बच्चे के रहेंगे वो सारे उस फाइल में जमा होते रहेंगे। तो वो पोर्टफोलियो कहलाती है वो फाइल। ठीक है, आजकल तो वैसे डिजिटल पोर्टफोलियो बनने लग गए हैं, कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन अभी भी फिजिकल यानी फाइल वाले भी अभी भी रखने पड़ते हैं, ये नियम है आपका। तो ये पोर्टफोलियो बच्चे को कैसे फायदेमंद करेंगे, क्या ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पोर्टफोलियो के अंदर जो रिकॉर्ड है वो बच्चे नहीं बनाए हैं, आपने नहीं बनाए, वो बच्चे नहीं बनाए हैं, तो बच्चा उसमें शामिल हो गया। फिर कह रहे हैं ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि दे देंगे। यस, क्योंकि हर बच्चे की फाइल व्यक्तिगत ही बन रही है, अलग अलग बन रही है, तो उस फाइल से आप इंडिविजुअल किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी रिकॉर्ड कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत छात्रों के बारे में आपको बता देगा। क्या वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, नहीं। अंतिम उत्पाद का मतलब तो ये हुआ कि साल के अंत में बच्चे ने क्या सीखा, यानी फाइनल रिजल्ट। जैसे फाइनल परीक्षा होती है लास्ट में कि एक पेपर होगा और बच्चे ने 100 में से 80 नंबर लाया है बस, या 100 में से 40 नंबर लाया है, वो है फाइनल रिजल्ट आपका। लेकिन पोर्टफोलियो तो हर दिन का रिकॉर्ड दे रहा है आपको निरंतर, तो ये फाइनल उत्पाद पर नहीं बल्कि ये प्रोसेस भी बता देता है आपको। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। ये ठोस सबूत है बच्चे के, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर माता पिता आके बच्चे के बारे में आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें सबूत के तौर पे ये पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, तो ये ठोस सबूत माना जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाता है, यानी आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ए, बी और डी। समझ में आया आपको पोर्टफोलियो, यस और नो, एक बार कमेंट कर दो जरा।
पोर्टफोलियो के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी? यस और नो? और मैं थोड़ा डिटेल में ही चल रहा हूँ, है ना, ताकि सभी लोग जो है समझ सकें भाई, नए बच्चे भी समझ सकें, पुराने भी समझ सकें। और कॉन्सेप्ट समझने का मजा तभी है जब डिटेल में पढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। और फोर्थ है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। चलिए बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। यस सर। भाई वीडियो को लाइक करते रहो, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखो अब रोज रोज कहना पड़ेगा कि अब तो आप जान गए ना, समझदार हो गए हैं, तो लाइक कर दिया करो आते ही आप, है ना। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो फटाफट। देखो अभी 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, तो जल्दी कर दो ये बच्चे जहाँ पे जितने भी हैं। और आपस में चैटिंग पैटिंग बंद कर दो। देखो मुझे दिख रहा है कमेंट में कुछ लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए इनबॉक्स खुला है आपके फ़ोन का, अलग जाके कहीं पे भी बातें करो। क्लास के बीच में पर्सनल नहीं होगी बातें, क्लास से रिलेटेड बात करोगे तो चलेगा। अगर आपने पर्सनल बातें कमेंट में करनी स्टार्ट की तो आपको ब्लॉक मार दिया जाएगा। ये हमारी पहले से पॉलिसी है, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे ब्लॉक हुए थे, है ना। तो इसलिए ये हरकतें ना करें आप। क्लास से रिलेटेड बातें कर लो, लेकिन पर्सनल नहीं होगी यहाँ पर किसी की बातें। न्यू स्टूडेंट हूँ, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखो इसने बोला एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, कौन सा है इनमें से? महारत का मतलब आप समझ गए, ये हमने कल भी पढ़ा था, दो प्रकार की प्रेरणा होती है ना। एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। तो एक बाहरी प्रेरणा होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है। तो महारत का मतलब होता है अपने स्किल को बढ़ाना, यानी अपने जो कौशल है या जो आपको ज्ञान है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा लालच भरी होती है, ये इस तरह की होती है कि किसी ने इनाम दे दिया आपको या किसी ने कुछ लालच दे दिया तब आप काम कर रहे हैं, तो उससे आप महारथी नहीं बन सकते कभी। लालच के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो 2-4 मिनट काम कर लोगे, या एक दिन कर लोगे, या 2 दिन, रोज नहीं कर सकते, है ना। रोज आप तभी काम को करेंगे जब आप अपने मन से करें, आपको वो काम अच्छा लगे और आपको काम में मजा आ रहा हो। तो इसलिए आपको आंतरिक अभिप्रेरणा चाहिए, किसके लिए? महारत उन्मुख लक्ष्य के लिए। अब देखिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करेंगे, तो यहां पर आपको दिख रहा है प्रतिस्पर्धा जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि इसमें लड़ाई कर रहे हैं आप एक दूसरे से, यानी दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हो। किसी कार्य के लिए अपने कौशल या समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो यही बात मैंने आपसे अभी बोली है कि महारत का मतलब क्या होता है, जब आप अपने स्किल को, अपने कौशल को सुधार रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो यही आंसर में उसने दिया है, सेकंड ऑप्शन आपका साफ सुथरा राइट है। तीसरे ऑप्शन में बाहरी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो बाहरी हमें चाहिए नहीं। इसमें डर से असफलता या सजा से बचने के लिए, तो सजा या डर या असफलता ये सब बाह्य अभिप्रेरणा ही है, तो बाह्य अभिप्रेरणा हमें नहीं चाहिए, हमें आंतरिक अभिप्रेरणा चाहिए, तभी हम महारथी बन पाएंगे अपने स्किल में। तो आंसर राइट हो जाता है यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन। समझ गए बात? क्लियर है ना। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ जी सर जी, कुछ लोगों को पर्सनल बात करने में आनंद मिलता, हाँ ये आनंद यहाँ नहीं चाहिए ना हमें, है ना। जिनको पर्सनल बात करने में आनंद मिलता है वो अपना अपने फोन पे करो आनंद प्राप्ति, ठीक है, यहाँ ना करें। जी चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और फोर्थ है आपका शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर, मजा आएगा, जल्दी से लिखो।
अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है तो इसमें टीचर की कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे की कमी होती है। माही गुप्ता, ये अपने लिए सोचना ठीक है, लेकिन सीटेट में ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि सीटेट में बच्चे की कोई गलती नहीं होती है ना। मतलब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से या एनसीएफ के हिसाब से बच्चे की गलती नहीं होती, उसमें स्कूल की गलती होती है। सर इनके वर्ड मीनिंग भी बता दिया करो। हाँ वो तो मैं हर बार बताता हूँ भाई, बिल्कुल ये तो जरूरी है। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब आप सबको पता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वही प्रगतिशील शिक्षा भी है, यानी नई प्रकार की एजुकेशन। तो इसमें केंद्र में कौन रहता है, बालक रहता है। अब टीचर कहाँ रहेगा, फिर देखते हैं। शिक्षक ज्ञान को, कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, तो प्राथमिक तो बच्चा है, तो टीचर नहीं हो सकता, है ना, प्राथमिक तो बच्चा है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन देता है। आलंबन मतलब पाड़, कल भी समझाया था आलंबन, इसका फोल्डिंग कहते हैं इसको। वाइगोत्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जब बच्चे को मदद की जरूरत पड़े तो टीचर उसकी मदद करेगा थोड़ी थोड़ी, उसी को आलंबन कहेंगे। तो ये आंसर आपका राइट है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री देगा और विभिन्न प्रकार के टीएलएम देगा, या विभिन्न प्रकार से वो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेगा। कुल मिला के टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चे की मदद करना, इसीलिए उसको सुविधादाता कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंदर सुविधादाता कहा जाता है टीचर को। फिर कह रहे हैं शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन करेगा। देखो कड़ाई से किसी भी चीज का पालन आपको नहीं करना है। हमें लचीली एजुकेशन चाहिए, सख्त वाली नहीं चाहिए कि बिल्कुल डांट डपट के एकदम अनुशासन वाली, वो नहीं चाहिए हमें, है ना। फिर कह रहे हैं शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो अगर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्वतंत्र सीखना तो अच्छी बात है कि बच्चा स्वतंत्र काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चा जब काम कर रहा होता है तब भी टीचर बच्चे पर ध्यान रखता है। अगर बच्चे को कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो टीचर उसकी मदद करेगा और उसको हिंट देगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, तो फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं है, टीचर स्कूल में है ही क्यों, फिर तो अपने घर जाओ भाई, बच्चा स्वतंत्र सीख लेगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि टीचर बिल्कुल ही छोड़ के चला जाए। तो यहाँ फिलहाल आंसर कौन सा सही हो जाता है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समझ गए आप, यस और नो। सर आज 12 बजे क्लास नहीं हुई थी। 12 बजे आज इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज आपकी मैराथन चल रही थी सुबह 9 बजे से। सर गारंटी बैच में कल क्लास कब से फिर स्टार्ट करें, कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, संडे से, ठीक है। हाँ, और वीडियो लाइक करते रहो, देखो सब लोग, है ना, बहुत अच्छे से क्लास हो रही है बेहतरीन वाली, तो ये लाइक करते रहो सब लोग। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करो और लाइक करो जिसने नहीं किया, फटाफट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना, और डी है जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, चलिए, एसए टीचर एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी। जिसने भी अभी तक गारंटी बैच नहीं लिया है वो ले लीजिए, क्योंकि जब जिंदगी की गारंटी नहीं है, बट सर आपको पास कराने की गारंटी ले रहे हैं। प्रिंस जायसवाल, थैंक यू वेरी मच भाई फीडबैक देने के लिए। जिसको भी गारंटी बैच चाहिए होगा वो नीचे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वहां पे कॉल करके अपना गारंटी बैच ले सकते हैं, या सीधे ऐप पे जाके भी ले सकते हैं, लेकिन ऐप पे आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिलेगा, कॉल करेंगे तो वहाँ थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। साइंस की क्लासेस कब होती है, देखो डेली नहीं होती है, अल्टरनेट डेज पे होती है। तो होती 12 बजे ही है साइंस की क्लास भी दोपहर में, लेकिन अल्टरनेट डेज पे होगी। अब यहाँ कह रहे हैं पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इसके जैसे अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो किस चीज को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों होगा वो भी समझेंगे बात को। क्योंकि देखो जब आप पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी किसी एक पर जोर नहीं दे रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपने देखा है, जो एनसीईआरटीज है हमारी, एनसीईआरटी की किताबें तो सबने पढ़ी है ना, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट की हो। मान लो कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक है, ईवीएस की है,
तो पुरानी जो बुक थी, आज से 8-10 साल पहले वाली किताबें देखो आप, तो उसमें ज्यादातर जेंडर मेल का दर्शाया जाता था। और हमें जो टीचर्स पढ़ाते थे, जब वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तब भी मेल वाला, जैसे कि चलो ट्रांसलेट करो, राम खाना खाता है ना, राहुल साइकिल चला रहा है, विनोद घर जा रहा है, यही होते थे। सारा जेंडर जो था वो मेल बेस्ड था, यानी आपका जो था पुल्लिंग पे आधारित था, आपने देखा होगा। लेकिन आजकल की आप एनसीईआरटी की किताबें देखोगे तो उसमें दोनों जेंडर को समाहित किया गया है। अब एक ही चैप्टर में कई सारे कैरेक्टर डाले जाते हैं बच्चों के, और ऊपर उसमें लिखा आता है कि कहानी की तरफ पाठ स्टार्ट होता है कि सीमा जो है अपनी नानी के घर जा रही है और उसका भाई भी उसके पास बैठा हुआ है। फिर उसके भाई ने, जिसका नाम, भाई का नाम जो भी है, उसने सीमा से पूछा कि ये जो पेड़ है बाहर, ये हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। तो इस तरह से आजकल की पुस्तकों को बनाया गया है जिसमें लड़का और लड़की दोनों के जेंडर शामिल कर दिए गए हैं। तो अब किताबों को क्या करा है हमने, जेंडर के हिसाब से विविधता लाई है उसमें। तो यही सेम चीज कह रहा है कि जब जेंडर में का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से करें ये हम सोचते हैं, तो इससे क्या होगा, रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी और बराबरी या सबको मौका मिलने वाली चीज आ जाएगी। तो इसलिए रूढ़िवादी पर क्या उठेगा, सवाल उठेगा। इस तरह से इस तरह के प्रश्न रूढ़िवादिता को खत्म कर रहे हैं, मतलब रूढ़िवादिता पे सवाल उठा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। फिर कह रहे हैं जेंडर स्थिरता मजबूत होगी, नहीं, कम हो जाएगी। जेंडर पहचान भी कम हो जाएगी। जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित कर रहे हैं। नम्यता का मतलब होता है लचीलापन, यानी सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस को खत्म कर देगा क्या ये, नहीं, ये सॉफ्टनेस को बढ़ाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया है। समझे बात को या नहीं, कमेंट करके बताओ, यस और नो। लैपटॉप पर क्लास चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हाँ जी, मैंने गारंटी बैच लिया हुआ है, बट अभी मुझे 150 में से 70 सही हो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, अगर 70 भी अभी सही हो रहे हैं तो अभी आप पढ़ेंगे उसमें। अभी सिलेबस खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो 50% भी सिलेबस नहीं हुआ। अभी आधा सिलेबस भी नहीं पढ़ाया हमने आपको, और आपके 70 नंबर आने लगे हैं। तो जब पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है आपके 100 से ऊपर नंबर आएंगे आराम से। 110-120 तक नंबर आएंगे आपके आराम से। आप अपने मुंह से कह रहे हो देखो कि 70 आने लग गए हैं, तो ये अच्छी बात है, इसको निगेटिव मत लो, ठीक है। हाँ जी, चलिए 500 लाइक्स हमारे होने वाले हैं, तो सभी लोग मिलके लाइक करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारे हो सके 500 लाइक्स। चलिए फटाफट से कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। तो खालिस्तान में क्या ऑप्शन आएंगे वो देखना है। देखो ये भी दो भागों में बटे हुए हैं ऑप्शन आपके, है ना, और आपके खालिस्तान भी दो ही हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन किस में आएगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिख के बताएंगे आप, कमेंट में लिखिए अपना आंसर जल्दी से। जी, तो क्या पूछा है आपसे, देखो ध्यान से समझेंगे। इसने बोला है जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों को चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करना, यानी जो चिन्ह होते हैं आपके, वो सीधी बात है कैसे होते हैं, चिन्ह हमेशा अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं। अमूर्त ही होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते थे जब कि x को अज्ञात अंक के लिए मान लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल आते हैं गणित में कि भाई बताओ, इस तरह के सवाल आते हैं, उसके पास जो है एक क्लास में जो है 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से 20 लड़कियां हैं और उसमें से जो है 7 लड़के प्लेयर्स हैं और वगैरह वगैरह। और तो बताओ इसमें जो है बचे हुए बच्चों की संख्या कितनी है। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, मान लेते हैं कि बचे हुए बच्चे जो हैं वो x हैं। इस तरह से गणित पढ़ा था मैंने। तो ये जो x है ये क्या हमारे सामने मौजूद है, नहीं है बिल्कुल भी, ये अमूर्त है।
ये हमने माना है। जो चीज मानी जाए या जो चीज काल्पनिक हो वो अमूर्त ही रहेगी। जो चीज हमारे सामने अवेलेबल नहीं है वो अमूर्त है, जिसको सिर्फ हम ब्रेन के तौर पे सोच रहे हैं। तो ये जब अमूर्त चीज है तो ये क्षमता, अमूर्त वाली क्षमता कौन सी स्टेज में आती है? आप सबको पता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 4th स्टेज में आएगी, जिसका दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर आपका गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अमूर्त वाला है, 4थी स्टेज में बच्चा आ चुका है। अब बात यह है कि ये जो चीज है, एक्स वैक्स वाई वाले जो सवाल आते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, ये कौन से गणित में आते हैं? तो आप सबको पता है ये बीज गणित में आते हैं। तो आंसर कौन सा राइट होगा आपका? तीसरा ऑप्शन होगा। किस में आते हैं ये बीज गणित और गणना सीखने में काम आएंगे। अब अगर ये बात किसी को ना पता हो, भाई किसी का मैथ बैकग्राउंड नहीं है मान लो आप लोगों में से, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो x प्लस वाई बराबर जेड अपॉन 2 वाले सवाल होते हैं ये बीजगणित में आते हैं, ये बात आपको नहीं पता, तो आप कैसे चुनेंगे? आप इस तरह से चुनेंगे कि 4th ऑप्शन में देखिए संरक्षण दिया है और क्रमबद्धता दिया है, और संरक्षण और क्रमबद्धता ये दोनों ही क्या है? 3rd स्टेज के गुण है। ये संरक्षण कौन सी स्टेज में आता है बताओ? जीन पे आ जाएगी, तीसरी अवस्था में आता है। तो तीसरी अवस्था का गुण है और बच्चा 4थी अवस्था में है, तो 4थी अवस्था में तीसरी अवस्था के गुण क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये कट हो जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, उसको आप सही लगा सकते हैं। समझ में आई बात? कैसे सॉल्व करेंगे? यस और नो? हो गया ना क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला प्रश्न है आपका, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली या सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है दृष्टि संबंधी समस्याएं, दूसरा है भाषा की समझ की समस्या, तीसरा है स्वलीनता विकार और चौथा है आपका संचार संबंधी विकार। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से, बहुत बढ़िया। और नए बच्चे जितने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नया बच्चा है, अगर इस बार सीटेट पास करना है, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट से भी बेस्ट कॉन्सेप्ट की क्लास मिलेगी, सबसे बेहतरीन क्लास। और रिजल्ट हमारे चैनल का सबसे ज्यादा रहता है, पिछले बार भी 90% बच्चे हमारे पास हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं पास होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगातार क्लास करो। डेली लाइव आना है, शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है आपकी, ठीक है? तो टाइम नोट कर लो, डेली 7 बजे लाइव आना है आपको, अगर आपको सीटेट पास करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आपको प्रश्न में कह रहा है कि जो आलोक नाम का लड़का है वो क्या लक्षण दिखा रहा है? सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, मतलब ऐसे ऐसे या ऐसे जैसे भी है ना। उसके अलावा आंखों को मलना, ये वाला है ना। उसके अलावा आंखों में लाली है उसके, क्योंकि वो बार बार रगड़ेगा आंख को तो लाल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये किस तरह के लक्षण हैं आपके? ये किस चीज के हैं? तो ये हैं आपके दृष्टि संबंधी समस्याओं के लक्षण, क्योंकि ये बुखार के लक्षण नहीं हो सकते, ये आपके संचार संबंधी भी नहीं हो सकते। संचार का मतलब होता है बातचीत करना, तो उसको बच्चे को बातचीत करने में कोई दिक्कत है नहीं, उसको दिक्कत हो रही है देखने में, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में सूजन है, अक्षर पहचान नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहे, वो ब्लर ब्लर दिख रहा है उसको अक्षर। क्या उसको स्वलीनता विकार है यानी ऑटिज्म वाले लक्षण है? क्या वो अकेले रह रहा है? क्या वो सामाजिक संबंध नहीं है उसके किसी से भी, सामाजिक रूप से वो बातें नहीं करता, दोस्त नहीं बना पाता, इस तरह के हैं? नहीं है। भाषा से रिलेटेड उसकी कोई समस्या है? नहीं है। उसकी समस्या है दृष्टि से संबंधित बच्चे की। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर जी। बेस्ट टीचर फॉर सीटेट, गौरव जी, थैंक यू वेरी मच सर। आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो, जो आप दे पढ़ के वो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल है। क्या नाम था आपका? शरणदीप कौर, थैंक यू वेरी मच। अभिकथन ए है आपका, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो बताएंगे आप दोनों में से कौन से ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है,
या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। अब आपका नंबर है बताने का आंसर, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। चलिए कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। सर मैंने गारंटी बैच परचेज किया है, उसमें वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं। यार पीडीएफ का है, उसमें आप लोगों को ऐप चलाना नहीं आता। उसमें ना एक फोल्डर है सीटेट नोट्स का, तो उस नोट्स पे जब आप क्लिक करोगे फोल्डर पे, तो वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। भाई 500 लाइक होने में 5 ही लाइक कम रह गए हैं, तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके 5 बच्चे लाइक करके आओ, जल्दी 500 लाइक पूरे करके आओ फटाफट। कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 लाइक पूरा पूरा करके आएगा। अब इसने बोला, देखो समझते हैं बात को। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में भी अनुकूलन होना चाहिए। अनुकूलन मतलब एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब बदलाव, जरूरत के हिसाब से बदलाव कर देना। जहां बच्चे के हिसाब से लग रहा है कि बदलना पड़ेगा, बदल दो, क्योंकि बच्चा ही सर्वप्रथम है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गोल है, जो आपने गोल बनाया है, वो बच्चे के लेवल से बहुत हाई हो गया, यानी आपने गोल बना लिया कि बच्चा 20 तक के पहाड़े याद कर लेगा अगले महीने तक, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य में चेंज करना पड़ेगा। फिर आप लक्ष्य रखो कि बच्चा 10 तक के पहाड़े याद कर लेगा, तो गोल में भी आप अपने चेंज करेंगे। हो सकता है आपको पढ़ाने के तरीके में चेंज करना पड़े, हो सकता है आकलन में भी चेंज करना पड़े। मान लीजिए आपका बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, आप लिखित परीक्षा ले रहे हैं बच्चों की, तो बच्चा वो आपके क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो आपके आंसर कैसे देगा, नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मौखिक इंटरव्यू लेना पड़ेगा। लिखित परीक्षा बच्चा आपका नहीं देगा दृष्टिबाधित, तो इसलिए आपको जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे अनुकूलन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कह लो या एडेप्टेशन भी कह सकते हैं इसको। अब कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से वैयक्तिक विभिन्नता को समाप्त कर देगा। तो क्या आप वैयक्तिक विभिन्नता को समाप्त कर सकते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता को तो इनके पिताजी भी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता जो आती है वो नेचुरल चीज है। अब सबके माता पिता अलग हैं तो बच्चे भी अलग होंगे ना भाई, सबकी शक्ल एक जैसी थोड़ा हो जाएगी। मान लो सबके बच्चे एक जैसे हो जाए, तो आज राहुल जो है वो शर्मा जी के घर में सो रहा है, कल को जो है वो राहुल जो है वो चोपड़ा साहब के घर में सो रहा है ना। तो यही होगा फिर, सब बच्चे एक दूसरे के यहाँ, आज उसकी मम्मी के पास, आज उसकी मम्मी के पास, तो एक जैसे नहीं हो सकते ना सारे बच्चे, कुछ तो भिन्नता रहेगी, नेचुरल है। क्या आप समाप्त कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। अगर भिन्नता को समाप्त कर देते तो फिर क्या होता है, जिसको भी अपनी बीवी पसंद नहीं आ रही, दूसरे की ले भाई ये तू ले जा, इसको मुझे दे। तो भिन्नता समाप्त नहीं हो सकती। जो वैयक्तिक विभिन्नता है वो नेचुरल चीज है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और विभिन्नता के हिसाब से ही पढ़ाएंगे फिर। तो आपका ए तो सही है, लेकिन आर आपका गलत है। समझ गए बात? तो आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। क्लियर बात, समझ गए? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खाली स्थान हैं। तो क्या आएगा खाली स्थान में, वो बताओ। चलो अपना अपना आंसर कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। हाँ जी, फटाफट से लिखते रहो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर गारंटी बैच में फिर से क्लास शुरू कीजिए ना। अरे अभी तो कहा कल से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी गारंटी बैच में, कल से गारंटी बैच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कल छुट्टी चाहिए सर। सना क्यों चाहिए छुट्टी कल? देखो इसने बोला वाइगोत्स्की के अनुसार आप किसके साथ अंत्यक्रिया करने से लाभान्वित होंगे, यानी किसके साथ बैठे उठे ताकि आपका ज्ञान बढ़े। तो भाई जो हमारी उम्र से बड़ा है या जिसको ज्यादा जानकारी है, अगर उसके साथ बैठे उठेंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करोगे जिन्हें ज्ञान है ही नहीं, जो बिल्कुल गंवार हैं, है ना, जो बिल्कुल आपसे कम नॉलेज वाले लोग हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं बल्कि और खराब हो जाएगा।
जितना आता था आपको वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अधिक जानकार लोगों के साथ बैठना है आपको। तो पहले दोनों ऑप्शन में से एक आंसर राइट होगा। अब दूसरी बात, इसने बोला बच्चे उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीप दूराभिमुख विकास यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर आएगा। अब क्यों अंदर है, बाहर क्यों नहीं है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। समीप दूराभिमुख विकास क्या होता है, अगला टारगेट। जैसे बच्चे को ए चीज आती है, अब उसका नेक्स्ट टारगेट है बी, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं आप। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये खाली स्थान, यही आपका क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समझे, अभी भी नहीं समझे? देखो फॉर एग्जांपल, अब बच्चे को 3 का पहाड़ा याद है, 3 का पहाड़ा बच्चे को आता है। अब आपको क्या सिखाना है, 4 का पहाड़ा सिखाना है। तो जो 4 का पहाड़ा है वो ही आपका गोल है। तो इसके बीच में जितना समय लगेगा, जितनी प्रक्रियाएं लगेगी, जो भी प्रोसेस लगेगा, जितने भी आपके टीएलएम लगे, जो भी लगे बीच में, तो इसके अलावा इसके बीच में जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो। तो जाहिर है जब आप समीपस्थ विकास के क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके अंदर रहेंगे या बाहर की चीज सीखेंगे? भाई इसके यहां से अंदर अंदर की चीज ही तो सीखेंगे आप, बाहर की थोड़ा सीखेंगे। बाहर तो फिर अगला गोल आ जाएगा। तो इसलिए अंदर आता है आपका, जितना भी नया ज्ञान आप सीखते हैं वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर आएगा, ना कि बाहर। तो आपका पहला ऑप्शन यहां पर आपका राइट होगा। समझे बात? हाँ जी, ये भी वाइगोत्स्की ने ही दिया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जो सिद्धांत है ये भी वाइगोत्स्की ने ही दिया है। सीडीपी में मेरे 22 आया था, इस बार 28 या 29 लाऊंगी। गोल्डी 28 29 क्यों, 30 ही लेके आओ पूरे, इस बार आपके 30 ही आएंगे पूरे। चलो जल्दी जल्दी अपना आंसर भी करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। देखो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से लाइक करो फटाफट। अब कह रहे हैं एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो पहला ऑप्शन है आपका छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ट्राई हो गया ये, टाइमर देना। फोर्थ है आपका माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही कराना। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। चलिए जल्दी जल्दी से अपना आंसर लिखिएगा। सर जी इस बार सीटेट निकालना बहुत जरूरी है, क्या करें, टेंशन बहुत है। उर्मिला जी टेंशन लेने से तो नहीं निकलेगा, मेहनत करने से ही निकलेगा, है ना। अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर निकल जाएगा 100%। क्योंकि जब हमने आपसे वादा कर दिया कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर पेपर नहीं आ सकता, आपका उसके अंदर ही आएगा। तो बस आपको वो पढ़ लेना है, जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर आपका पास ही होगा। और अभी मैं जो है सीटेट की मैराथन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ भाई। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है एक क्लास में ज़्यादा चीज़ें कवर करके थोड़ा अच्छे से आपको चीज़ें कवर करेंगे। तो उसका मैं आपको बता दूंगा किस दिन करेंगे, ठीक है। उसकी डेट अभी मैं आपको फिक्स करके बता दूंगा कब से करेंगे। जी मेरे क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो इसने बोला आपसे कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि एक छात्र है जो अत्यधिक विचलित है, अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा में ध्यान देने में परेशानी होती है। किस चीज में? ध्यान देने में। तो यहां तक पढ़ के ही मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, जो बच्चा है वो एडीएचडी वाला बच्चा है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक तरह की विकार है, जैसे ओटिज्म है, जैसा दृष्टिबाधिता है, सेम वही उसी तरह से एक डिसेबिलिटी कह लो इसको। तो इसमें क्या होता है, अटेंशन कम हो जाती है, अटेंशन डेफिसिट इसका नाम ही है। तो अटेंशन कम हो जाती है यानी बच्चा ज्यादा देर तक किसी बात पर ध्यान नहीं दे सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप आधे घंटे से पढ़ रहे हैं तो ध्यान दे रहे हैं आप, लेकिन ये बच्चा 2 मिनट में नहीं पढ़ता, भाग जाता है उठ के, क्योंकि इसकी अटेंशन बहुत कम होती है और एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उछल कूद ज़्यादा करता है ये। तो इसके लिए बेहतर रणनीति क्या होगी, कैसे आप इसको सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे चीज़ें? इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाया जाए।
इसको बहुत लंबे काम एक साथ ना कराए जाएं, छोटे छोटे काम करा के इसको बैठना सिखाया जाए पहले। दूसरी चीज होती है इसके लिए कि इसके जो फेवरेट काम है, जैसे मान लो किसी बच्चे को इनमें से पेंटिंग करना पसंद है, तो मत पढ़ाओ उसको किताब, उससे पेंटिंग ही करवाओ ताकि वो बैठना तो सीखे कम से कम एटलीस्ट। तो थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करा जाता है उनका, और उन्हें धीरे धीरे क्लास में बैठने के लिए उनका धीरे धीरे टाइम बढ़ाया जाता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आंसर तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, जो कि सही है। स्वनियमन यानी अपने आप पे कंट्रोल करना, और समय प्रबंधन वही, क्योंकि ये ज्यादा समय बैठते ही नहीं क्लास में, भाग जाते हैं उठ के। समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी कि तुम 5 मिनट अगर ये काम करोगे तो आपको टॉफी मिलेगी। आप पहले ये जो है ये वाली कविता अगर आपने पढ़ दी तो उसके बाद आपको खेलने के लिए दिया जाएगा। इस तरह से इनको क्या किया जाता है, धीरे धीरे मैनेजमेंट किया जाता है इनका। छात्र को कक्षा के दौरान अगर बार बार करने के लिए आप काम देते रहेंगे, वो और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है। अगर सख्ती करेंगे आप बच्चे के साथ तो उससे उसकी कोई अटेंशन नहीं बढ़ेगी, सख्ती करने से वो चिड़चिड़ा और हो जाएगा। माता पिता से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीचर आप हैं, आपका ही फर्ज है, आपका ही काम है टीचर बच्चे को संभालना और बच्चे को सही दिशा देना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। समझ गए बात आप इसको? एक बार कमेंट करके बताओ प्रश्न आपको समझ में आ गया या नहीं आया। हाँ जी, ये वाला पीछे वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर दो। सर जी ईवीएस का क्लास कब होता है? भाई ऐसे देखो, डेली डेली क्लास हर सब्जेक्ट का नहीं हो पाएगा, अल्टरनेट डेज पे ही क्लासेस हो पाएंगी। जैसे अभी 3 दिन सीडीपी हुई है, अब आपकी 3 दिन हिंदी कराऊंगा मैं, फिर उसके बाद जो है आपको ईवीएस करा दूंगा। तो इस तरह से अल्टरनेट, फिर उसके बाद फिर सीडीपी आ जाएगी। तो इस तरह से अल्टरनेट डेज पे ही कराऊंगा, क्योंकि एक साथ पूरे दिन क्लास हर सब्जेक्ट की नहीं हो सकती, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि एक दिन में आप जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ें। चलिए यस आ चुका है आपका सभी का। सर कल छुट्टी है क्या? बताइए ना, क्योंकि कल मुहर्रम है इसलिए पूछ रही हूँ। शहजादी हम मुहर्रम मनाते नहीं हैं, हमें और ना ही हम मुहर्रम में जाते हैं, तो छुट्टी उट्टी का कोई लेना देना है नहीं। और मुहर्रम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरे दिन आप जो है मुहर्रम ही मनाते रहेंगे, तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है छुट्टी उट्टी लेने की। ठीक है, कल छुट्टी नहीं होगी आपकी। क्लियर? चलो 600 लाइक्स होने वाले हैं, 1000 लाइक करने हैं। देखो कल हमने कर दिए थे 1000 लाइक, तो आज भी करेंगे, तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहो, 600 लाइक होने वाले हैं। अभिकथन ए है आपका, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, और कारण है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बताइए आप ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, लिखिए आंसर फटाफट से। देखिए इसने बोला भी कथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपके स्कूल से आपको इमोशनली अटैचमेंट है, यानी आपको स्कूल में आपके दोस्त हैं, स्कूल में बैठना आपको अच्छा लगता है, टीचर्स जब आपसे बातें करते हैं तो आप टीचर्स की बातें सुनते हैं, यानी बच्चा टीचर्स की बात कब सुनेगा, जब टीचर बच्चे के साथ में इमोशनली कनेक्टेड रहेगा। अगर टीचर बच्चे को हमेशा डांटता रहेगा, पीटता रहेगा, तो बच्चा विल फिर तो आना पसंद ही नहीं करेगा स्कूल में। तो इसलिए अगर अध्यापक क्या करेंगे, स्कूल में बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा भी और रोज स्कूल आएगा, छुट्टी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका कारण बिल्कुल सही है। अगर आप भावनात्मक रूप से खुश हैं, हैप्पी हैं, स्वतंत्र महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वैल्यू मिलती है मेरी क्लास में, तो आप उस क्लास में पढ़ना बहुत अच्छा आपको लगेगा और आप जल्दी सीखेंगे। लेकिन अगर आपको सब चिढ़ाएं उस क्लास में और आप दुखी रहें, आपके इमोशंस डाउन रहें, सैड रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे, तो आपका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसका मतलब साफ सुथरा है कि आपके इमोशंस जो होते हैं वो आपकी लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं।
और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं, इसलिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा ऑप्शन है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फोर्थ है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। तो बताइए आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो सीटेट तो क्या, सीटेट के आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। नहीं सर, रोजा रखना था इसलिए बोल रही थी, हम लोग तो मुहर्रम नहीं मनाते हैं। तो शहजादी ये बताओ, मुहर्रम पे रोजा रखने की किसने आपसे कहा कि मुहर्रम पे रोजा रखना जरूरी है? हम्म। देखिए चलिए फटाफट सी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर लोग, बाकी देखेंगे किसका सही होगा। जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर लोगों का। देखिए इसने बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत है? अब संरचनावाद मैंने आपको पढ़ाया था परसों, संरचना या रचना एक ही बात होती है, यानी बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं करेगा। बच्चा ज्ञान की रचना करेगा, इसका मतलब क्या है? बाल केंद्रित कक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा की बात चल रही है। अब देखते हैं आंसर। शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तो लग तो रहा है कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीधे सीधे निर्देश देना अच्छी बात नहीं होती। जैसे कपिल शर्मा शो में वो नहीं कहते कि सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देते, तो वो कहता सीधे सीधे मना। अब वो मशहूर गुलाटी वाले डायलॉग है ना, सीधे सीधे मना। तो सीधे सीधे आपको नहीं बताना बच्चे को कि आप वहां से आए क्लास में, हाँ भाई सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, नहीं नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है गर्मी सर्दी हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, चलते हैं अपने घर। तो क्या बच्चा सीख गया आपका? नहीं सीखेगा, कभी भी नहीं सीखेगा। सीधे सीधे प्रत्यक्ष निर्देश देने से आपका कभी भी टीचिंग अच्छी नहीं हो सकती। आपको एक्टिविटी करानी पड़ेगी, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, टीएलएम भी दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो प्रत्यक्ष निर्देश गलत होते हैं। अधिगम तब अच्छा होगा जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर मिल जाए। नहीं, अगर आप शिक्षक के रूप में सीधे ही उत्तर बता देंगे तो बच्चे के पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है? बच्चों से ही कहना है खुद उत्तर ढूंढो, खुद आप एक्सपेरिमेंट करो, चीजें सीखने के लिए ज्ञान को अलग अलग जगह से प्राप्त करने की कोशिश करो। बच्चा ही काम को करे तो ज्यादा बेहतर है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करेंगे। यस, छात्र खुद ज्ञान का निर्माण करेंगे, वो भी एक्टिव रूप से, तो आप रचनावादी कहलाएंगे, वरना तो नहीं कहलाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन सही है आपका। फिर कह रहे हैं अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्या निष्क्रिय है अधिगम? निष्क्रिय नहीं हो सकता, और ना ही याद रखना इसमें आता है। अधिगम आपका सक्रिय होना चाहिए, समझ पे आधारित होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। अब कारण है आपका, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नापा जा सकता। तो बताएंगे ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखिए अपना आंसर। लिखिए जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर।
हाँ जी, तो एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है उतना आप उसको मदद देते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा उस काम को करना सीख जाएगा आप मदद कम कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? बताओ क्या समझ में आ रहा है? एक ही चीज समझ में आ रही है और वो है पाड़ यानी इसके फोल्डिंग। वही तो होता है, शुरू में हम ज्यादा मदद देते हैं बच्चे को और जैसे जैसे बच्चा सीखता चला जाएगा उस काम को तो हम अपनी मदद को कम करते चले जाएंगे। जैसे आप साइकिल चलाना सिखाते हैं जब बच्चे को, तो शुरू में क्या करते हैं, आप खुद हैंडल पकड़ के पीछे बैठ जाते हैं, चलाओ, है ना। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, अब बच्चा खुद चला रहा है, आप साइकिल को पीछे से पकड़े रहते हैं ऐसे। फिर क्या करते हैं आप, सिर्फ एक हाथ से, फिर आप साथ में सिर्फ चलेंगे, चलो साइकिल चलाओ, हम साथ में खड़े हैं, अगर गिरेगा तो हम पकड़ लेंगे। तो आप सिर्फ उसके साथ साथ दौड़ते हो, बच्चा साइकिल खुद चलाता है। फिर उसके बाद में एक स्टेज आती है कि अब आप पार्क में बैठ गए, बस हाँ तुम चक्कर मार के आओ, मैं यहीं हूँ, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। तो बच्चा खुद ही चला रहा है फिर। तो यही पाड़ है, इसी को पाड़ कहते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन राइट है आपका। फिर कह रहा है बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नापा जा सकता, ये बात भी आपकी सही है। बुद्धिलब्धि की गणना करके यानी आईक्यू लेवल को अगर आपने नाप लिया तो क्या आपने पूरी बुद्धि को नाप लिया? नहीं, क्योंकि आईक्यू लेवल बुद्धि नहीं होती पूरी। आईक्यू लेवल केवल आपकी बुद्धि की क्षमता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं या कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। बाकी बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, गणात्मक बुद्धि अलग है, भाषात्मक बुद्धि अलग है, अंतर्वैयक्तिक अलग है। पूरी बुद्धि को आप बुद्धिलब्धि की गणना करके नहीं नाप सकते। तो कथन ये भी सही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि आपकी व्याख्या सही नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा यहाँ पर। अब बताओ कितने लोगों का सेकंड था, कितने का फर्स्ट था, देखूं जरा। यहाँ तो पहला ऑप्शन भरा पड़ा है, भर भर के, है ना। कुछ ही लोग हैं जो सेकंड ऑप्शन दे रहे थे। जी हाँ, अब सेकंड पे आओ इसको। क्यों सेकंड हुआ? क्योंकि मैंने आपसे कल बताया था जब आपके दोनों ही ऑप्शन में सेम बात चल रही हो यानी सेम टॉपिक पे हो तो व्याख्या सही होगी, लेकिन पूरी ही बात अलग हो जाए तो व्याख्या सही नहीं होगी। देखो इसमें पाड़ की बात चल रही है, इसमें बुद्धि की बात चल रही है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। बताओ कोई लेना देना है इसमें? नहीं है। बातें तो दोनों सही है लेकिन दोनों आपस में लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन आया हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और दूसरा ऑप्शन आया शेर बहुत तेज दहाड़ता है। बात तो दोनों सही है लेकिन क्या व्याख्या सही है? भाई दोनों बातें ही अलग अलग हो गई, व्याख्या कैसे सही हो जाएगी? अगर प्रश्न ऐसे आए कि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, दूसरा ऑप्शन हाथी के कान उसको उसके शरीर को ठंडक देने के लिए हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है, तब व्याख्या सही होगी। जब दोनों ही ऑप्शन में एक ही बिंदु पे बात हो रही हो तब व्याख्या सही होगी। यहां पर अलग अलग बिंदु हैं इसलिए व्याख्या सही नहीं होगी आपकी। समझे? चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, दूसरा है यह एक जटिल प्रक्रिया है, तीसरा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और डी है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, लिखिए अपना आंसर जल्दी से। जी लिखिए फटाफट से अपना आंसर जल्दी जल्दी। देखो इसने बोला कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। अब सामाजिकरण का मतलब तो आप सबको पता है कि समाज में रहना सीखना यानी समाज के नियम कानून सीखना कि भाई कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे छोटों से बात करनी है, कैसे जो है बिजनेस होता है, पैसे दे के ही सामान मिलेगा, छीन के नहीं लाना, है ना, किसी को किसी पर हाथ नहीं उठाना, समाज में रहना सीखना, सामाजिक नियम सीखना। तो क्या ये रेखीय है प्रक्रिया? तो रेखीय तो होता नहीं है कुछ भी, यानी जीवन में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, सब उल्टा सीधा होता है। तो कोई भी विकास, जैसे सामाजिकरण जो है वो सामाजिक विकास से ही जुड़ा है, कोई भी विकास सीधा नहीं है।
हर किसी विकास में मुसीबतें आती हैं। जब आप सामाजिक विकास सीख रहे होते हैं तब भी कितने थप्पड़ खाए होंगे बचपन में, बड़ों से गालियां सुनी होंगी, मम्मी की लातें घुसे खाए होंगे, तब जाके आप सीखे होंगे कि हाँ समाज में कैसे रहना है। तो सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं है, जटिल होता है भाई, मुश्किल है, मुश्किल है समाज में रहना सीखना। और ये बहुआयामी भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तरीकों से सीखते हैं आप। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, ये बात भी सही है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार की सामाजिक रीतियां होती हैं और अलग अलग संस्कृतियों में सामाजिककरण भी अलग होता है। कहीं पर जो है मान लो किसी को दान देना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी संस्कृति में दान देना मना होता है कि किसी को भीख नहीं देनी, इससे समाज में गड़बड़ी पैदा होगी। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग चीजें रहेंगी। आंसर राइट हो जाएगा बी, सी और डी। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और तर्क है आपका विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो बताएंगे आप यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ए और आर के हिसाब से। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी से, फटाफट से। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है भाई, मैं एक बार याद दिला रहा हूं, जितने भी नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी आपको मिलने जा रही है। और अभी आपको इतनी बेस्ट क्लासेस मिलेंगी कि सीटेट आपका एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त होता है कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसी तरीके से आप चीजों को समझ जाएंगे। अभी आप एक क्लास भी देखो ना, एक क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई होती है यहाँ। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, प्यार के साथ, बिल्कुल सीरीज से आपको देंगे सारी क्लासेस, और बेसिक से चलते हैं ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी बेसिक से सीखें और जो पुराने बच्चे हैं उनका भी जड़ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर आप तैयारी 100% गारंटी के साथ पास करने वाली करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके तुरंत फटाफट से। कोई पैसा नहीं लग रहा सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो फटाफट। अभी बहुत क्लासेस आएंगी, मैराथन क्लासेस भी आएंगी जिसमें आपको बेसिक से पूरा सिलेबस खत्म करा जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था में प्रवेश करे। तो ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहते हैं बाल्यावस्था क्या है, 12 साल की उम्र तक होती है, 6 से 12, और फिर किशोरावस्था 12 से 18। तो क्या जिस दिन बच्चे का 12वां बर्थडे है उस दिन वो किशोर बन गया? मैंने कल भी ये बात करी थी कि हर बच्चा एक ही समय पे गुण प्राप्त नहीं कर लेगा। ये जरूरी नहीं कि 12 साल का हो गया तो किशोरावस्था वाले गुण आ जाएंगे उसमें। किसी किसी में 15 साल की उम्र में किशोरावस्था वाले गुण आते हैं, किसी में 14 साल की उम्र में आते हैं। तो वो जैसा माहौल मिल रहा है, जैसा समाज है, जैसा ज्ञान मिल रहा है, उसके हिसाब से बच्चे में गुण आते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे के दूध के दांत कब टूटेंगे, किसी के तो 5 साल की उम्र में दूध के दांत टूट जाते हैं और किसी के 8 साल की उम्र में टूटते हैं। तो हम ये कैसे कह दें कि फिक्स एकदम क्षण है कि भाई 6 साल का होगा तो दूध के दांत टूटने चाहिए, नहीं टूट रहे तो पकड़ो साले को हथौड़ी से तोड़ो, है ना, निकालो दांत इसके, ये तो उम्र से बाहर निकल जाएगा, इसको करो, है ना। सेम उसी तरह से शादी में कहते हैं ना कि 21 साल का लौंडा हो गया, इसके जल्दी निकाह पड़वाओ, इसका बांधो इसका सेहरा। 21 साल का हो गया, संविधान में लिखा हुआ 21 साल के लौंडे की शादी कर दो, करो फिर जबरदस्ती। कैसे ना करेगा, इसके तो गले में रस्से डाल के भी करवाएंगे। हाँ तो वो चीज नहीं है ना, वो ऐसा एकदम से एक सटीक क्षण बिल्कुल कि यही सब कुछ छुरी चलानी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक थोड़ा सा दायरा होता है ना उसी। और वो क्यों होता है? क्योंकि विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। विकास जो है वो एकदम झटके से नहीं होता कि अभी इसमें थे और एकदम से पलट के इसमें आ गए आप। वो निरंतरता के साथ परिवर्तित होते हैं आप, धीरे 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 धीरे। बाल्यावस्था के थोड़े थोड़े गुण जाते रहेंगे और किशोरावस्था के थोड़े थोड़े आते रहेंगे, ऐसे काम चलेगा। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी सही है। समझ गए बात को, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, दूसरा है छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, तीसरा है छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, और फोर्थ है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखिए अपना अपना आंसर जी।
हाँ जी, फटाफट लिखेंगे अपना आंसर जल्दी जल्दी। देखो, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को कैसे बढ़ाएगा या कैसे प्रभावित करेगा। आत्म संप्रत्यय मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि कैसे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो आत्म संप्रत्यय है। तो अगर आप बच्चों से कम अपेक्षाएं रखेंगे तो बच्चा खुद ही काम कम करेगा। आप अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा जो है 90% नंबर लाएगा, तब जाके वो 60-70% लाता है। अगर आप सोचेंगे कि ये किसी तरह से पास हो जाए यार, 33% नंबर आ जाए, तो वो 33 भी नहीं लाएगा फिर। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित कर रहे हो, यानी अगर बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करने की सोच रहा है तो आप उसे सजा दे रहे हैं, तो ये भी गलत बात है।